रात का समय नियति और परी दोनों ही एक दूसरे को हग करके सो रहे होते हैं। तभी कोई उनके दरवाजे को आकर जोर से खटखटाता है, जिसे देखकर नियति और परी दोनों की ही नींद खुल जाती है। और ऐसे दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हुए देखकर दोनों ही लड़कियां डर जाती हैं, क्योंकि अभी काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। और वैसे भी कभी भी कोई ऐसे उनके घर नहीं आया करता था, सिवाय घर मालिक के, मगर वो भी महीने के एक ही दिन आया करता था। अपना किराया लेने तो अभी कौन हो सकता है, सोचते हुए नियति को भी अब काफी डर लगने लगता है। मगर परी ना डरे, इसलिए वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करने लगती हैं। तभी परी अपनी माँ से चिपकते हुए डर कर बोली, मम्मा मुझे डर लग रहा है। इस समय कौन हो सकता है जो इस तरह से यहाँ पर आकर इतनी रात में हमें परेशान कर रहा है। परी की बात सुनकर नियति उसे शांत करवाते हुए बोली, आप शांत हो जाओ बेटा, मम्मा है ना आपके पास, वो आपको कुछ भी नहीं होने देगी। बोलते हुए वो उसे शांत करवाकर दरवाजे को खोलने चली जाती है, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा था कि अगर नियति ने दरवाजा नहीं खोली तो बाहर वाला इंसान दरवाजा ही ना तोड़ दे। ये सोचकर वो डरते हुए दरवाजे के पास जाकर डोर खोल देती हैं। और दरवाजा खुलते ही उसकी नजर अपने सामने खड़े रोहन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरानी के साथ डरने भी लगती हैं। वहीं नियति को खुद से ऐसे घबराते और डरते हुए देखकर रोहन मुस्कुराने लगता है और अंदर आने की कोशिश करने लगता है। रोहन को अपने घर के अंदर आते हुए देखकर नियति जल्दी से दरवाजे को बंद करने लगती है, मगर रोहन दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और अंदर आकर उस छोटे से घर को देखने लगता है। वहीं नियति रोहन को चिल्लाते हुए बोली, ये क्या हरकत है तुम्हारी, तुम ऐसे ही कैसे किसी के घर में इतनी रात को घुस सकते हो, निकलो यहाँ से। बोलते हुए वो उसे बाहर धकेलने लगती हैं। मगर उसके ऐसे धकेलने से भी रोहन एक कदम भी अपनी जगह से नहीं हिल पाता है, जिसे देखकर नियति उसे बोली, क्या चाहते हो, अब तुम मुझसे क्यों आए हो यहाँ पर मुझे ऐसे परेशान करने। नियति की बात सुनकर रोहन मुस्कुराते हुए नियति को देखकर बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरे छोड़ देने के बाद तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो जाएगी, कि तुम्हारे खुद के घर वाले तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे और तुम एक पल में सड़कों पर आ जाओगी और तुम्हें भीख मांगना पड़ जाएगा। बोलते हुए वो उसे देखने लगता है और उस घर को देखते हुए बोला, ये कैसी जगह पर रहती हो तुम, इतने छोटे और गंदी सी जगह पर भी क्या कोई रह सकता है, और यहाँ पर तो कोई बेड भी नहीं है, ना ही कोई सामान, तुम यहाँ कैसे रहती हो, और साथ ही मेरी बेटी को भी इस तरह से इतनी गंदी जगह पर रखती हो। बोलते हुए वो मुस्कुराने लगता है और नियति को देखने लगता है। वही नियति तो रोहन के मुंह से परी के लिए मेरी बेटी शब्द सुनकर ही अपनी जगह पर ही जम जाती हैं। तभी रोहन को देखकर परी उसके पास आकर बोली, अंकल आप यहाँ पर। परी के मुंह से खुद के लिए अंकल शब्द सुनकर रोहन परी को अपनी गोद में उठाकर बोला, अंकल नहीं बेटा, डैडी बोलो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं डैडी हूँ। वही परी जब ये सुनती है कि रोहन खुद को उसका डैडी बता रहा है, तो वो उसे देखने लगती हैं और उसे देखकर बोली, क्या आप सच बोल रहे हो कि आप ही मेरे डैडी हो। इस पर रोहन बोला, हाँ बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अपनी मम्मा से पूछ लो कि मेरी ही तुम्हारा डैडी हूँ या नहीं। रोहन की बात सुनकर परी अपनी माँ की तरफ देखने लगती हैं और उसे देखकर बोली, मम्मा क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या यही मेरे डैडी है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बोलते हुए वो उसे ही देखने लगता है। तो रोहन परी से बोला, आपकी मम्मा ना आपके डैडी से नाराज हो गई थी, इसलिए वो आपको लेकर यहाँ पर आ गई थी, मगर अब आपके डैडी आ गए हैं ना, तो वो आपको अब अपने साथ अपने बड़े से घर में ले जाएंगे, जहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको चाहिए। वही जब नियति रोहन के मुंह से ये सुनती है तो वो डर जाती है और वो परी को रोहन की गोद से लेते हुए बोली, नहीं परी मेरी बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी, मैंने इसे जन्म दिया है, ये बस मेरी ही बेटी है। बोलते हुए वो उसे अपने सीने में छुपा लेती हैं। वही रोहन जब नियति को ऐसे डरते हुए देखता है तो हंसते हुए बोला, जब कल तुम मुझे उस जगह पर दिखी थी तभी मैंने तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल दिया था, तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, और ये भी कि परी मेरी बेटी ही है, और प्रूफ के लिए मेरे पास डीएनए रिपोर्ट भी है, तो तुम ये नहीं बोल सकती हो कि परी मेरी बेटी नहीं है।
तो सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत ही बुरा लगा। रोहन की बात सुनकर नियति काफी ज्यादा डरने लगती हैं। और उसे अब ये डर लगने लगता है कि कहीं रोहन परी को उससे छीन ना ले। ये सोचकर ही वो अपनी पकड़ परी पर टाइट कर लेती हैं। और रोहन को देखकर बोली, नहीं ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। मैंने इसे जन्म दिया है, मैंने इसे पाला है, तो ये मेरी बेटी है। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, ना ही ये तुम्हारी बेटी है। कोई नहीं हो तुम मेरी बेटी के, दूर रहो तुम हम दोनों से और चले जाओ यहाँ से। बोलते हुए वो रोने लगती हैं। वहीं नियति को ऐसे रोते हुए देखकर रोहन उसकी गोद से परी को छीन लेता है और बोला, गलत तुम कुछ भी बोल लो, मगर तुम इसे झूठ साबित नहीं कर सकती हो कि ये मेरी बेटी है। फिर वो परी को देखकर बोला, परी बेटा क्या तुम मेरे साथ मेरे बड़े से घर चलोगी? वहाँ पर आपको ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट मिलेगी, साथ में आपको बहुत सारे नए कपड़े और जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेगी। रोहन की बात सुनकर परी हाँ में अपना सर हिलाकर बोली, हाँ डैडी मैं आपके साथ चलूंगी। वैसे भी मुझे यहाँ पर इस छोटे से घर में नहीं रहना है, ये बहुत ही छोटा घर है और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बोलते हुए वो उसके कंधे पर अपना सर रख लेती हैं, जिसे देखकर रोहन के फेस पर मुस्कान आ जाती है। वही अब नियति रोते हुए बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, परी मेरी बेटी है और मैं उसे कहीं भी नहीं जाने देने वाली हूँ। बोलते हुए वो परी को रोहन से लेने की कोशिश करने लगती हैं। वही रोहन नियति को दूर करते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो कि मेरी बेटी भी तुम्हारे तरह ही ऐसे गरीबों वाली जिंदगी जिए? तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और वैसे भी परी अपने डैडी के साथ रहना चाहती हैं, ना कि तुम्हारे। बोलते हुए वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। वही नियति रोते हुए उसका पैर पकड़ लेती हैं, पर फिर भी रोहन उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। एपिसोड 27। नियति रोते हुए रोहन के पैरों को पकड़ लेती हैं और उसे रोकते हुए बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, परी मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैंने अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुम मुझसे मेरी बेटी को नहीं छीन सकते हो, तुम मुझसे मेरी बेटी को दूर नहीं कर सकते हो। नियति ये सब रोते हुए बोल रही होती हैं। नियति को इस तरह से अपने पैर पकड़कर रोते हुए देखकर उसे 5 साल पहले की वो रात याद आ जाती है, जब नियति इसी तरह रोहन से खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांग रही थी और आज अपनी बेटी को ना ले जाने के लिए। मगर फिर भी रोहन नियति से अपने पैरों को छुड़ा कर वहाँ से निकल जाता है। मगर परी को तो देखो, अपनी माँ के आंसू से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, और होता भी क्यों, आखिर खून तो रोहन का ही है ना, और वो खून जिसके लिए बेचारी ने ना जाने कितनी ही तकलीफों का सामना किया है। और रियल में भी कुछ ऐसे ही सेल्फिश बच्चे होते हैं जो पैसों के सामने सब कुछ भूल जाते हैं। रोहन के ऐसे परी को ले जाने से नियति काफी ज्यादा रोने लगती हैं, मगर फिर भी वो हार नहीं मानती और वो भी रोहन के पीछे निकल जाती है। मगर तब तक रोहन अपनी कार में बैठ चुका होता है और उसकी गाड़ी वहाँ से निकल पड़ती है, पर फिर भी अपनी बेटी के लिए नियति भी उस गाड़ी के पीछे भागने लगती हैं। और इधर परी जैसे ही उस गाड़ी में बैठती है, वो उस गाड़ी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस देखे जा रही होती हैं, और उस गाड़ी को देखकर ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और उसे इस तरह से खुश होते देखकर रोहन उसे देखकर बोला, क्या तुम्हें ये गाड़ी पसंद आई? अपने डैडी की बात सुनकर परी जोर से हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। फिर वो रोहन से बोली, डैडी क्या आपके पास ऐसी ही ढेर सारी गाड़ी है? क्या आपका घर भी बहुत बड़ा है? इस पर रोहन बोला, हाँ परी बेटा, आपके डैडी का बहुत बड़ा और आलीशान घर है, जहाँ पर आप बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ही रहोगी। इतना बोलकर वो परी के गालों को खींच लेता है। वही नियति रोते हुए पागलों की तरह सड़क पर भाग रही होती हैं। वो ना जाने कितनी ही बार गिरती, पर फिर भी उठकर गाड़ी के पीछे भागती। वही रोहन भी ये बात जानता था कि नियति उसके पीछे भाग रही हैं, इसलिए उसने अपने ड्राइवर को धीमी गाड़ी चलाने को बोला हुआ होता है, ताकि वो नियति से आगे ना निकल जाए, जिससे नियति उसका पीछा करते हुए उसके घर तक ना पहुंच सके। वही ऐसे ही करीब 1 घंटे के बाद रोहन की गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर चली जाती है और गार्ड उस गेट को बंद कर देता है।
जब नियति गेट तक पहुंचकर अंदर जाने की कोशिश करती है, तो गार्ड उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। नियति रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अंदर जाने के लिए भीख मांगने लगती हैं, मगर गार्ड फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देता है और रोहन ये सारी घटना देख रहा होता है। पर फिर भी वो जरा सी भी दया नहीं दिखाता है और यहाँ पर परी तो ठेरी ही सेल्फिश थी, उसे अपनी माँ के रोने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो तो उतने बड़े घर को देखकर बस उसमें ही कहीं खो जाती है। और ऐसे ही रात से दिन निकल जाता है। नियति पूरी रात गेट से बाहर खड़ी होकर ही निकाल देती हैं, वो भी ठंड के महीने में, और इधर रोहन को भी पता होता है कि नियति बाहर ही खड़ी है, मगर एक बार भी उसने नियति को अंदर तक बुलाना जरूरी नहीं समझा कि नियति अभी भी उस खराब सी हालत में उसके गेट पर ही खड़ी होकर अंदर आने के लिए बोल रही होती हैं। रोहन कई बार अपनी विंडो से बाहर झांक कर नियति को देखता है कि वो गई या अभी भी वहीं पर है, मगर वो उसे वहीं पर खड़ी मिलती हैं। उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और उसे हाथों और पैरों में कई जगह गिरने पड़ने के कारण चोट भी लग चुकी थी और साथ ही उसके कपड़े भी खराब हो चुके थे। वो सच में रास्ते पर चल रहे भिखारी से कम नहीं लग रही होती हैं। पर फिर भी अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की उम्मीद से वो वहीं खड़ी रहती हैं। सुबह के करीब 11 बजे जब परी और रोहन मिलकर खेल रहे होते हैं, तभी परी को अपनी माँ का ख्याल आता है, तो वो रोहन से बोली, डैडी क्या अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे? परी की बात सुनकर रोहन उसे हाँ में जवाब देता है। तो परी थोड़ा उदास फेस बनाकर बोली, और मम्मा क्या वो हमारे साथ नहीं रहेगी? मुझे मम्मा के साथ भी रहना है, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और अभी मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बोलते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं, जिसे देखकर रोहन परी से बोला, परी बेटा वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी मम्मा मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और उसकी नफरत की वजह मैं अच्छे से जानता भी हूँ। और कल रात को मैंने जिस तरह से तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, उसके बाद तो वो मुझसे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी है। मगर तुम चाहो तो अपनी मम्मा को हम दोनों के साथ रहने के लिए मना सकती हो। अगर तुम्हारी मम्मा मुझे माफ कर मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, तो तुम अपनी मम्मा के साथ इस बड़े से घर में रह सकती हो, पर तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। बोलते हुए वो उसे कुछ समझा देता है, जिसे सुनने के बाद परी ओके डैडी बोलकर हाँ में अपना सर हिला देती हैं। वही परी की हाँ सुनकर रोहन के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है और वो गार्ड्स को फोन लगाकर नियति को अंदर भेजने को बोल देता है। जैसे ही गार्ड नियति को अंदर जाने को बोलता है, नियति के चेहरे पर चमक आ जाती है। ये चमक इतने बड़े घर में जाने की नहीं बल्कि अपनी बेटी से मिलने की। जैसे ही नियति अंदर जाती है, उसे परी सामने ही लिविंग रूम में रोहन के साथ खेलते हुए दिखाई देती है। नियति दौड़कर परी के पास जाती हैं और अपने घुटनों के बल बैठकर उसे कसकर अपने गले से लगा लेती हैं। फिर उसे ऊपर से नीचे अच्छी तरह देखने के बाद उसके फेस में बहुत सारी किस करने के बाद बोली, परी बेटा आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? अपनी माँ की बात सुनकर और उसे इस तरह से परेशान होते हुए देखकर परी अपनी माँ से बोली, मैं ठीक हूँ मम्मा और मैं यहाँ पर बहुत खुश भी हूँ। डैडी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा है। परी की बात सुनकर नियति उसे समझाते हुए बोली, परी बेटा ये आपके डैडी नहीं है, बेटा आप मेरे साथ चलो अपने घर, ये आपका घर नहीं है। और आप चाहती हो कि हम उस छोटे से घर में ना रहे तो हम कहीं और चले जाएंगे। आपकी मम्मा बहुत मेहनत करेगी आपके लिए और आप जैसा चाहोगी वैसा ही करेगी, पर आप हमारे साथ चलो। बोलते हुए वो उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। तो परी अपना हाथ छुड़ाकर नियति से बोली, नहीं मम्मा आप झूठ बोल रही हो, ये ही मेरे डैडी है, मुझे पता है और मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना है। मुझे यही डैडी के साथ इसी घर में रहना है, ना कि उस छोटे से गंदे घर में। परी की बात सुनकर नियति की आंखों में फिर से एक बार आंसू आ जाते हैं और वो परी की किसी भी बातों का जवाब ही नहीं दे पाती हैं। परी फिर आगे बोली, अगर आप चाहती हो कि मैं आपके साथ रहूं तो आप भी यहाँ पर डैडी के घर में उनके ही साथ क्यों नहीं रहती हो? हम तीनों साथ में काफी खुश रहेंगे। इससे पहले कि परी की किसी भी बात का जवाब नियति देती, रोहन बीच में आकर बोला, परी बेटा अब आप जाओ और अपने कमरे में जाकर खेलो। परी भी रोहन की बात सुनकर बाहर से चली जाती है।
वहीं नियति बस अपनी रोती हुई आंखों से परी को जाते हुए देख रही होती हैं। मगर वो उसे रोक भी नहीं पाती हैं, क्योंकि उसके और उसकी बेटी के बीच में रोहन खड़ा होता है। परी के वहां से चले जाने के बाद रोहन नियति के पास आकर उसके आंसू अपनी उंगली में लेकर उसे देखते हुए बोला, सुन लिया तुमने कि मेरी बेटी ने क्या कहा है? उसे अपने डैडी के पास रहना है, ना कि तुम्हारे साथ। पर अगर तुम चाहो तो तुम परी के साथ रह सकती हो हमेशा के लिए, पर उसके लिए तुमको पास मेरे साथ रहना होगा। बोलते हुए वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। रोहन की नजरें अपने ऊपर पड़ते ही नियति उसे गुस्से से अपनी आंसू भरी नजरों से देखते हुए बोली, चाहते क्या हो आप? पहले जो कुछ भी आपने हमारे साथ किया, क्या वो कम नहीं था? जो अब तुम मुझसे मेरी बेटी को भी दूर कर रहे हो? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के पास आकर उसकी रखेल बनकर रहना पसंद करूंगी, जिसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है? नियति की बात सुनकर रोहन हंसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी रखेल बनाकर रखना चाहता हूँ? मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करके अपनी बेटी के साथ रह सकती हो, या फिर हमेशा के लिए अपनी बेटी को भूल जाओ। बोलते हुए वो उसके होठों के तरफ देखने लगता है, और इससे पहले कि नियति कुछ भी समझ पाती वो उसके होठों पर किस करने लगता है। जब नियति को रोहन का किस करना महसूस होता है, तो वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती हैं, मगर वो कर नहीं पाती हैं। कहा नियति दुबली पतली कमजोर और रोहन हट्टा कट्टा। नियति बहुत कोशिश करती उसे खुद से दूर करने की, मगर कर नहीं पाती और थक हार कर वो रोहन को किस करने देती हैं। रोहन उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका मन नहीं करता है, फिर चाहे नियति को सांस लेने में तकलीफ ही क्यों ना हो। जैसे ही रोहन नियति को छोड़ता है, नियति नीचे फर्श पर बैठकर जोरों से सांसें लेने लगती हैं। वहीं रोहन मुस्कुराते हुए अपने होठों को पोंछते हुए नियति को देखकर बोला, तुम तो आज भी बिल्कुल पहले के ही तरह टेस्टी और डिलीशियस हो। बोलते हुए वो हंसने लगता है। वहीं नियति उसकी बात को सुनकर रोते हुए उसे गुस्से से घूर कर देखते हुए बोली, तुम इंसान नहीं जानवर हो। तुम्हें अपने अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता है। तुम क्या चाहते हो मुझे अच्छे से पता है। तुम शादी के नाम पर बस अपनी भूख मिटाना चाहते हो, मुझसे ये मुझे पता है। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं तुमसे शादी कर तुम्हारी मनमानी मुझ पर बिल्कुल भी नहीं करने देने वाली। मैं अपनी बेटी को जरूर हासिल करूँगी। देखना तुम, मैं कोर्ट जाऊंगी, मुझे वहाँ पर इंसाफ जरूर मिलेगा। बोलते हुए वो वहाँ से रोते हुए जाने लगती हैं। तो रोहन उसे रोककर बोला, सोच लो नियति, मेरे साथ शादी करके तुम अपनी बेटी के साथ रह सकती हो, मगर अगर तुम कोर्ट भी गई तो फिर भी परी की कस्टडी मुझे ही मिलेगी, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। रोहन की बात सुनकर नियति वहाँ से रोते हुए चली जाती हैं, और उसके बाद तो आप सब खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से रोहन ने नियति को मजबूर करने की कोशिश की होगी कि वो उससे शादी कर ले, साथ ही उसके रास्ते पर कितने कांटे बिछाए होंगे। मगर फिर भी नियति रोहन के सामने नहीं झुकी। वो झुकी तो अपनी बेटी के सामने, जिसने उसे छोड़कर रोहन को चुना। फ्लैशबैक ओवर। वैसे आप सबको क्या लगता है, परी ने नियति की जगह रोहन को चुनकर ठीक किया, ये गलत? आप अपनी राय जरूर बताएं। और बहुत से लोग फ्लैशबैक खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, तो मैंने भी इसे ज्यादा लंबा ना खींच कर शॉर्ट में ही खत्म कर दिया।